देख रहे हैं गर्दा न्यूज और गर्दा न्यूज पर आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं बल्कि उत्तर बिहार में एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, किसान हैं, उद्यान रत्न से सम्मानित किया गया है और भी कई अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। और इस समय चुनाव का दौर है, चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। पहले चरण का चुनाव का कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे में हम उद्यान रत्न किसान भोलानाथ झा जी से आज हम बात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है और भविष्य में क्या इनकी सोच है और क्या राजनीति करने वाले पार्टियों को अपनी सलाह दे रहे हैं। इन सारे सवालों को खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम भोलानाथ झा जी से आग्रह करेंगे कि गर्दा न्यूज पर आपका स्वागत है। दर्शकों धन्यवाद। गर्दा न्यूज के संयोजक तिवारी बाबा, आप हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और समय समय पर जो होता है न्यूज़ आपको हम देते रहते हैं। पिछले कई वर्षों से, तकरीबन 20-25 वर्षों से हम कृषि क्षेत्र में आने के बाद क्रांतिकारी अपना स्थान बनाते रहे। मैं आत्मा के गवर्निंग बोर्ड में लगातार 10-15 कलेक्टर के साथ जिला स्तर पर भी काम किया। उसके बाद जब चीनी मिल हमारी बंद हो गई, गड़ोल चीनी मिल थी, हम लोगों की थी, जब बंद हो गई तो हम लीची का बागान को भी बनाया और आज के दिन लीची में, आम में, सब में राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के हमको लोग जानते हैं। लेकिन उसके पहले हम राजनीतिक थे, टेक्स्ट बुक के चेयरमैन भी थे और 3 मुख्यमंत्री के साथ हमने काम किया। केदार पांडे जी, विनय दुबे, जगन्नाथ मिश्रा के साथ काम किया। एक अच्छा अनुभव मेरे को है। उस समय का जो अनुभव था, उस समय की राजनीति का जो रूप था, जो उम्मीदवार जो आते थे वो घसे पीटे हुए लोग नहीं होते थे, वे अच्छे लोग होते थे, चरित्रवान भी। साथ साथ इतना दिल्ली टिकट मांगने के लिए कोई जाते थे तो दिल्ली में टिकट मांगने में अकेले वो जाते थे, चाहे एक आध आदमी साथ में रहता होगा। आजकल तो प्लेन में 50-50 आदमी लेके लोग जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, 50 गाड़ी का रैली चल रहा है। कहीं जाने पर प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो भी, उनका भी काम करने का ढंग तरीका पहले से बदल गया। लेकिन खास करके हम इस चुनाव में, जो बिहार का चुनाव है, उस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जब संयुक्त बिहार था, झारखंड बिहार लेकर, तब श्री बाबू हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर बिहार से आते थे। 2-3-4 मुख्यमंत्री होंगे जो दक्षिण बिहार से आए होंगे, 2 या 3 होंगे। एक तो विनोदानंद झा थे जो झारखंड में पड़ गया। एक अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दक्षिण बिहार के हैं। लेकिन ये परिपाटी बनी रही है शुरू से कि अधिकतर मुख्यमंत्री हमारे उत्तर बिहार से आते थे। श्री बाबू से शुरू कीजिए आप, उसके बाद आप देख लीजिए, मैंने हमारे यहाँ अब्दुल गफूर साहब आए, उसके बाद आप देख लीजिए जगन्नाथ मिश्रा हुए और एक जो हमारे दर्शक सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण रही कि उत्तर बिहार की ज़मीन जो है कृषि योग्य, उस हिसाब से जो है सरकार जो है कृषि योग्य नहीं बनाई और किसानों को उस हिसाब से उपजाऊ नहीं, किसान अनाज को नहीं उपजा पाते हैं और सरकार भी चाहकर कुछ खास नहीं कर पाती है। इसका कारण यही रहा कि मुख्यमंत्री जो भी उत्तर बिहार के जब कभी भी आए तो बिहार का विकास में उत्तर बिहार का प्राथमिकता दिया जाता था। और बंटवारे के बाद, झारखंड के बंटवारे के बाद तो दक्षिण बिहार में कुछ बचा नहीं। कुछ रोहतास का पॉकेट है जो कृषि प्रधान उसको माना जाएगा, धान की प्रधानता वहाँ है। लेकिन सभी मिला के, बागवानी से लेके हर क्षेत्र का उत्पादन, सब्जी मंडी, सब चीज़ लेकर के उत्तर बिहार रहा, प्रधान रूप में रहा। इसमें जितने भी मुख्यमंत्री हुए हमारे उत्तर बिहार से होते रहे। मुख्यतः दारोगा प्रसाद राय वगैरह सब लोग यहीं से थे, सब लालू जी भी यहीं से थे।
राबड़ी भी यहीं से थी, सब कुछ था। तो हम लोगों को ऐसा अनुभव होता था कि किसी क्षेत्र से परिवार जो पला भरा है उसी परिवार का आदमी मुख्यमंत्री है, और विकास जो होता था प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की जो योजना बनती थी उत्पादन से लगी हुई योजना बनती थी। योजना ज़्यादा होती थी कि साहब ऐसे में लगाओ कि इसका उत्पादकता बढ़े, और उससे उत्पादन जब हो तो रिटर्न गवर्नमेंट को भी मिले और उसको भी मिले। आज जो है सो सामाजिक कल्याण वाली योजना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें उत्पादकता नहीं है। किसी का अगर मकान बन रहा है तो उत्पादन नहीं मिल रहा है, किसी का अगर लैट्रिन बन रहा है तो उत्पादन नहीं मिल रहा है, अगर सड़क बन रहा है तो उत्पादन इससे नहीं हो रहा है। उत्पादकता बढ़ाने वाली जो योजना थी ये बहुत दिन तक चली, और मैं आपको कहता हूँ कि उत्तर बिहार में प्रधान फसल हम लोगों का उस ज़माने में अच्छे समय में सबसे ज़्यादा उत्पादन हम लोगों का गन्ना का होता था। 29 चीनी मिल थी, और ख़ास करके हम किसी का नाम नहीं लेते हुए हम बोलेंगे कि जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम में इसके मंत्री कभी शंकर दयाल सिंह हुआ करते थे, कभी रघुनाथ झा होते थे, कभी ललतेश्वर साहिब भी बने। इन लोगों ने क्या किया कि सरकार की जो चीनी मिल थी जो बंद हो गई थी, उस सब चीनी मिल में राजनीतिकता के कारण अपने उसमें स्टाफ को बहुत भयंकर ढंग से बढ़ा दिया। 300, 400, 500 की बहाली हर मिल में कर दिया, जो मिल की लायबिलिटी हो गया। दूसरा, शुगर कॉरपोरेशन की जो स्थापना की गई तो वो गलत हुआ। इसको शुगर स्थापना नहीं करके सरकार खुद अगर चला लेती तो चल जाती, या पुराने मालिक को ही सहयोग कर देती सरकार, तो सारी फैक्ट्री चलती रहती। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। मायावती के ज़माने में जो कुछ बंद हुई थी मिलें, उस मायावती ने चालू कर दिया, और बिहार में नहीं हो सका। एमएन सिंह करके एक सीएमडी थे, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, गन्ना विभाग के ये क्या कर शुगर कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। उनके समय में 1100-1200 करोड़ लोन लेके वर्ल्ड बैंक का ये 15 चीनी मिल में झूठ फूट का सामान उमान का बदली करके लायबिलिटी बढ़ा दिया। जो बाद में सरकार अगर नीतीश जी बने 2005 में तो ये प्रयत्न किए कि फैक्ट्री हमारी चले, लेकिन फैक्ट्री चले कौन चीज़, वो तो माने 2.5 करोड़ 4 करोड़ के फैक्ट्री को। एक सवाल, सीधा सवाल है आपसे, अभी जो भी महागठबंधन और एनडीए जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में क्या किसानों के लिए कुछ खास होता हुआ दिख रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमको तो सबसे पहले यहाँ का जो चीनी हब था पहले का, उसको लौटाया जाए, बिहार को चीनी हब बनाया जाए। और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्ट्री रिवाइव कर गई। आज हिंदुस्तान का प्रथम प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश शुगर प्रोडक्शन में। 125 करोड़ लाख टन चीनी का उत्पादन यूपी में होता है, और हमारे यहाँ मामूली उत्पादन होता है 3 से 4% पर हम लोग उत्पादन पर हैं। तो हम लोगों की उत्पादकता 0 पर चली गई। तो ऐसी स्थिति में तो जगजीवन राम जो गवर्नमेंट बनाए थे उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उसी समय शुगर पॉलिसी डुअल पॉलिसी बनी थी, तो उसमें प्राइवेट चीनी मिल वालों को नुकसान हो गया था। प्राइवेट चीनी वाले मतलब जब नुकसान हो गया तो वो लोग मिल छोड़ करके बंद करके जाने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में इसको रिवाइवल का प्रोग्राम बनाना चाहिए। यूनिट चलेगी, बहुत अच्छा से चलेगी। शुगर इंडस्ट्री अगर आ गई बिहार में रिवाइव होकर, कम से कम 20-25-29 चीनी मिल हमारे यहाँ थी, तो 25-30 चीनी मिल अगर हैवी कैपेसिटी में आ गई तो किसान के साथ साथ सरकार का भी आय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक चीनी मिल में कम से कम 25 से 30 हज़ार किसान जुटते हैं, उसका परिवार पोषित होता है। साथ साथ 20-25 हज़ार हेक्टेयर में गन्ना होता है। आज आप देख लीजिए हरिनगर चीनी मिल, नरकटिया बिरला ग्रुप का जो चीनी मिल है, इतना बैड डेज हुआ, लेकिन ये सब कभी खराब नहीं हुआ। इसलिए कि इस स्थिति में ये लोग औद्योगिक घराना ये लोग है। राजा साहब की फैक्ट्री है हरिनगर, आज 1.5 लाख कुंटल 2 लाख कुंटल रोज़ क्रशिंग करती है, नरकटिया करती है। तो ये लोग ग्रुप का तो अभी भी चल रहा है, लेकिन सरकार को चाहिए कि शुगर इंडस्ट्री को रिवाइव करे। साथ साथ अब आपको मैं बताता हूँ, बिहार में 80 लाख टन हमारा धान का उत्पादन है, 90 लाख टन हमारा गेहूं का उत्पादन है। इसका वैल्यू यूनिट है ही नहीं। एक बंगाल में बर्दवान ऐसे ज़िले में 900-1000 चीनी मिल अच्छी राइस मिल है, हमारे पूरे बिहार में 2000 भी नहीं है। तो हमारे बिहार में जब हम 80 लाख टन का उत्पादन कर रहे हैं तो कम से कम 2000-1500 हमारा राइस मिल होना चाहिए।
आज आपके मिलिंग के लिए पंजाब जा रहा है धान यहाँ से खरीद करके, और फिर बंगाल जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए कि यहाँ राइस मिल नहीं है। उसी तरह से फ्लावर मिल नहीं है हमारे यहाँ। यूनिट गुजरात में लगा हुआ है, वहाँ लोग वहाँ फ्लावर मिल में जा रहा है। ये गलत बात हो रही है। वैल्यू एडिंग में जैसे लीची का हुआ, आम का हुआ, इसका प्रोसेस आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? दूसरी बात, अगर लीची जूस ये है, जैसे लीची जूस है आपको, ये मेरा लीची प्योर जूस है, इस जूस की बिकवाली नहीं हो रही है इंडिया में। क्यों? तो पेप्सी, कोको कोला, केमिकल जूस आप चला रहे हैं। आप उसको ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग का है, WTO में आपको एग्रीमेंट है, उनके कारखाने यहाँ खुल सकते हैं। लेकिन आप तो एक बात बोल सकते हैं ना कि हमारे यहाँ फल का जूस, डायरेक्ट जूस हमारे यहाँ बोतल में पैक करके हम कंज्यूमर को देंगे, तो हम केमिकल क्यों दें? क्यों केमिकल का प्रयोग करके हम जो है सो केमिकल जूस आपको बिकवा भी करें? तो कोको कोला, फंटा, इस सबको जब तक बंद नहीं कीजिएगा तो देश का ये जूस जो है सो आपका बर्बाद होगा। और फ्रूट्स में जो इंडस्ट्री खुलनी चाहिए थी, उसका प्रोसेस यूनिट नहीं लग सकता है, नहीं चल सकता है। इन सब साधनों को, कारणों को देखते हुए बिहार सरकार को अपनी अलग नीति बनानी होगी। अलग नीति बनानी होगी कि कैसे लीची और आम के किसान हमारे सर्वाइव करें, कैसे धान उपजाने वाला किसान का वैल्यू एडिंग के लिए यहीं पर राइस प्लांट बनाया जाए, कैसे गेहूं के उत्पादित करने वाले किसान के लिए यहीं पर फ्लावर मिल बड़े बड़ी अच्छी में बनाया जाए, कैपेसिटी का बनाया जाए। यहीं से काहे नहीं डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। एक सवाल और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी चुनाव का दौर है और ऐसे में आप दर्शकों के लिए और मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार वासियों के लिए, मतदाताओं के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा है। मैं अपने पूरे बिहार वासियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, टू पार्टी सिस्टम जब दुनिया में सबसे सुरक्षित लोकतंत्र का सिस्टम है, जो जितने विकसित देश हैं सब जगह है, तो हिंदुस्तान में भी वही होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की दो बड़ी पार्टी है, इन दोनों पार्टी को सर्वाइव करना चाहिए। और हमारा ऐसा है कि हम चाहेंगे कि बीजेपी अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल की भाषा में थोड़ा परिवर्तन लावे और राष्ट्रीय स्तर के इसको परिवर्तन ला करके राष्ट्रीय स्तर पर एक भाईचारे का वातावरण बनावे जो पहले था। ये गोधरा और भागलपुर कांड के बाद देश में एक ऐसा दूसरा माहौल बन गया कि समाजवादी विचार के लोग अलग हो गए और दूसरे ढंग के लोग अलग हो गए। ये नहीं होना चाहिए था। हम लोग राष्ट्रीय विचारधारा से चलें और राष्ट्र के हित में दोनों पार्टी को सर्वाइव करना चाहिए। और हमारी इच्छा है, जो मरने से पहले हम देखना चाहते हैं कि रीजनल पार्टियां, जो छुटभैया पार्टी है, जो गजरा मुरई है हमारे भाषा, देहाती भाषा में, इन लोगों को गजरा मुरई को उखाड़ फेंकिए। मुख्य धारा में जो चलने वाली दो पार्टी है, दोनों पार्टी को सर्वाइवल दीजिए। उम्मीदवार जिसका अच्छा हो आप उसको वोट दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप कांग्रेस को दीजिए या बीजेपी को दीजिए। अगर बीजेपी का उम्मीदवार अच्छा है तो बीजेपी के उम्मीदवार को दीजिए, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार है तो कांग्रेस का उम्मीदवार को दीजिए। लेकिन एक बात मैं इस पर कहना चाहता हूँ, जनस्वराज पार्टी जो आए हैं, जिसके प्रशांत किशोर सब सर्वे सर्वा हैं, एक अनुभवी आदमी है, इसमें दो राय नहीं है। उसने एक माहौल बनाया है, इसमें दो राय नहीं है। किसानों में देहात में घूम करके, रात में रह करके, देहाती गांव में रह करके इसने एक वातावरण दिया है जो लोग की समझदारी बढ़ी है कि वोट किसको देना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, ये सब जागरूकता इसने किया है। सीट जो भी इसको आवे, 5 आवे, 10 आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसने जो राजनीति का माहौल बिहार में हो गया था, लालू राबड़ी या इधर से मोदी जी का, उसके बीच का एक वातावरण इसने बदला है। इसके लिए हम इसको धन्यवाद देते हैं कि इसने अच्छा काम किया। चलिए, छठ का मौका है, आप हमारे दर्शकों के इस छठ के मौके पर क्या संदेश देना? छठ के मौके पर संदेश देना है कि छठ का काम आपका जब सुबह का अर्घ खत्म हो जाए, प्रसाद खाइए और किसी क्षेत्र में आप हैं तो उसमें लग जाइए, काम में लग जाइए। ये महीना हम लोग के लिए सबसे मूल्यवान महीना होता है उत्पादन लेने का, अच्छा उत्पादन लेने का। समय पर सब फसल की बुआई करें
और जो तैयार है धान उसको कटाई करके मार्केटिंग करें। ये बात अलग है कि बिहार में हम लोग का मार्केट यार्ड नहीं है। मैंने क्या नाम है इनका, मुख्यमंत्री जी ने 2005 में पूरा मार्केट यार्ड को, बाजार समिति को भंग कर दिया। उसके बाद से किसानों को अपने सामान को बेचने में बहुत परेशानी होती है। मार्केट यार्ड नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में अब जो सरकार बनेगी उनसे मेरा पहला मांग यही है कि हमारे बिहार में मार्केट यार्ड को ऐसा बनाओ कि पंजाब हरियाणा की तरह हमेशा 10,000 किसान, जैसे पंजाब हरियाणा में मार्केट यार्ड में हमेशा 10,000 5,000 किसान ट्रैक्टर ट्राली लगा के रखते हैं, अपने सामान को बिकवाली करते हैं और बाजार समिति में से उनकी संख्या बल को देख करके कोई भी इधर से उधर उसके साथ नहीं कर सकता है। उस तरह का बाजार समिति हमारा हो जाए। और दूसरी साथ साथ लीची आम का जो समस्या है उसको समाधान करवाइए और इसका प्रोसेस यूनिट लगवाइए, प्रसंस्करण यूनिट लगवाइए और इस पर ध्यान दीजिए और इसका मंडी खोलवाइए मुजफ्फरपुर में। हम तो नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं 30 तारीख को, कि कई तारीख को मोतीपुर में। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि वहाँ से घोषणा करें कि भोलानाथ झा का भाषण सुनने के बाद हम जो है सो इस पर प्रभावित हुए हैं और मुजफ्फरपुर में लीची की मंडी खोली जाएगी, जो मंडी वर्षों से लंबित है, जिसका इतिहास है, लीची के इतिहास से आपका बिहार का नाम जुड़ा हुआ है, देश का नाम जुड़ा हुआ है। आपने मखाना में इतना बड़ा काम किया, मखाना में नाम जोड़ दिया पूरे बिहार का, उसी तरह से लीची का भी नाम आप जोड़ दीजिए। मुख्य प्रधानमंत्री जी, हम आपसे ये आशा करते हैं इस बार जो आप आइएगा 30 तारीख को, तो निश्चित रूप से लीची का नाम जोड़ करके आप इसके मार्केटिंग और मार्केट यार्ड बनाने की घोषणा करेंगे। आने वाले सरकार इसको बनावे। निश्चित रूप से भोला बाबू एक समृद्ध किसान हैं और किसानों से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप सीधा भोलानाथ झा जी से संपर्क करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कई तरह की बाधाएं आती है खेती करने के दौरान, मौसम अनुकूल नहीं रहता है, कीटनाशक का प्रभाव जो है प्रकोप अलग रहता है। तो इन सारे समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं और उस समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप भोलानाथ झा जी से मिलकर आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और खबर में आपके साथ, तब तक दीजिए गर्दा न्यूज के संतोष तिवारी को इजाज़त। नमस्कार।